हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में। तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये आपके लिए मैं ख़ास लेक्चर लेके आया हूँ रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें भी हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या हैं, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कितने आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, और इसमें कितनी अमेंडमेंट्स, आज तक कितनी अमेंडमेंट्स टोटल हुई है जो है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 395 आर्टिकल्स। आपको ये पता ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स। 395 आर्टिकल्स कंटेनड इन, जो कि कितने पार्ट्स में जुड़े हुए हैं, 22 पार्ट्स में। यानी कि जो 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। इन 22 पार्ट्स में जो है कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स। 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स में हैं। यानी कि आप मान लीजिए ये जो है, ये बड़ा वाला गोल जो है, जो बड़ा वाला सर्कल है, ये है आपके पार्ट्स, 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स। और इसके अंदर हैं 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स। और इसमें आते हैं, इट आल्सो हैज़ 12 शेड्यूल्स। इसमें 12 शेड्यूल्स भी आते हैं। जब इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको अडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था। और इसमें कितनी अमेंडमेंट्स हुई है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड फॉर अबाउट 103 टाइम्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हुई है, 103 अमेंडमेंट्स तकरीबन इसमें की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 395 आर्टिकल्स जो है ये 22 पार्ट्स में है, 12 शेड्यूल्स में है। 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। तो उसके बाद तो इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड फॉर 103 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट बिल्स जो थी वो थी कितनी, 126। 126 में 103 टाइम्स जो है अमेंडमेंट हुई है। उसके बाद हम पार्ट फर्स्ट पे चलते हैं। पार्ट फर्स्ट आता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। याद रखना, ये मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लाया हूँ रिगार्डिंग दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं मेन जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट हमारा आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये क्या कहता है, जो आर्टिकल 3 है ये हमें बताता है किसके रिगार्डिंग, नए स्टेट्स की बनावट के रिगार्डिंग। यानी कि अगर आपको नई स्टेट बनानी है तो आपको आर्टिकल 3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अगर एरियाज़ चेंज करने हैं तो एरिया के रिगार्डिंग आपको आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाउंड्री चेंज करनी है तो आर्टिकल 3। अगर नेम चेंज करना है एग्जिस्टिंग स्टेट का तो उसके लिए भी आर्टिकल 3, ये याद रखना। पार्ट फर्स्ट में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और वहाँ पर ही हम आर्टिकल 3 इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को बदलाव के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सेकंड सिटीज़नशिप आता है। सिटीज़नशिप में आर्टिकल 8 आता है। पहले आता है आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। ये राइट्स बताता है उन सिटीजन्स के जो कि हिंदुस्तान से बाहर, इंडियन ऑरिजिन है वो, यानी कि वो इंडिया में पैदा हुए हैं मगर रह रहे हैं बाहर, तो उनके लिए आर्टिकल 8 है, जिसके अंतर्गत वो अपने जो है सिटीजनशिप राइट्स जो उनके होते हैं वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो ये पार्ट 2 सिटीज़नशिप है। इसमें आर्टिकल 8 मैंने क्या कहा, उन सिटीजन्स के लिए जो कि इंडियन ऑरिजिन है मगर रह रहे हैं बाहर, यानी कि किसी और कंट्री में। उसके बाद आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप,
यानी कि सिटीज़नशिप राइट्स की कंटिन्यू, यानी कि आर्टिकल 10 जो है ये भी हमें राइट्स ऑफ सिटीजन्स देता है, यानी कि राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स के राइट्स जो होंगे उनका उनके जो राइट्स होंगे उन्हीं को पालन करना है, यानी कि उनको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 जो है ये ताकत रखता है किस चीज़ का, आर्टिकल 11 के तहत जो है पार्लियामेंट के पास हक है कि वो रेगुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है राइट्स ऑफ सिटीज़नशिप, यानी कि सिटीज़नशिप के राइट्स जो होते हैं उनको चेंज कर सकता है बाय लॉ, कानून के ज़रिए। कानून के ज़रिए पार्लियामेंट जो है ये उसमें उस रिगार्डिंग जो है उसके पास ताकत होता है कि वो आर्टिकल 11 के अंतर्गत सिटीज़नशिप को बदलाव कर सकता है, यानी कि लॉ के तौर कानून के ज़रिए से बदलाव में ला सकता है। उसके बाद पार्ट फर्स्ट मैंने क्या कहा, सिटीज़नशिप, पार्ट फर्स्ट कहा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट सेकंड सिटीज़नशिप, एंड देन पार्ट थर्ड इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि एक सिटीज़न के फंडामेंटल जो कार्य होते हैं उनके राइट्स, यानी कि इक्वालिटी हो गया, रिलीजन वगैरह हो गया, या आपकी स्पीच जो होती है, स्पीच आप दे सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो है ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि जिनके बाज़ाब्ता तौर पर आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आप इनको प्रवोक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, यानी कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हो रही है तो वो आर्टिकल 14 का इस्तेमाल कर सकता है लॉ के सामने, यानी कि कानून के सामने, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि अगर किसी के साथ कानून के थ्रू ज़्यादती हो रही तो उस टाइम आर्टिकल 14 जो है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स, उसमें पहला आता है आर्टिकल 14 जो कि हमें बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद आर्टिकल 15 आता है, ये कंटिन्यूएशन में चलता है, आर्टिकल 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 और 16 के बाद 19 है, 16 के बाद 19। तो यहाँ पर क्या बताता है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि प्रोहिबिशन, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है रिलीजन की बुनियाद पे या रेस कास्ट की बुनियाद पे या सेक्स की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे, तो उसके लिए आर्टिकल 15 है। तो ये हमें बताता है कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, या ये कहाँ पर इसने जन्म कहाँ पर लिया है। उसके बाद आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कहाँ पर, इन प्लेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें हर किसी को जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 16 बताता है हमें। उसके बाद आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 हमें बताता है फ्रीडम ऑफ, आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, पीसफुल असेंबली, यानी कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको पीसफुली असेंबल करने की आज़ादी है, यानी कि पीसफुली असेंबल करके फिर प्रोटेस्ट करना, ये आपके लिए जो है प्रोवाइड करता है कौन, आर्टिकल 19। उसके बाद एसोसिएशन बनाना, एसोसिएशंस बनाना, यानी कि आपने एसोसिएशन कोई बनाई प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग या कोई और प्रोग्राम करना है उसके लिए आपने एसोसिएशन बनाई, तो ये भी आपको आर्टिकल 19 बताता है। उसके बाद मूवमेंट, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जाना है, जहां आप जा सकते हैं वहां आप जा सकते हैं, तो ये हो गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको कोई रुकावट नहीं कर सकता है, यानी कि अगर आपको कोई रुकावट कर सकता है तो आपको आर्टिकल 19 का उदाहरण देना पड़ेगा, आर्टिकल 19 का उदाहरण देके आपको कोई रोक नहीं सकता है। रेजिडेंस जो है आपके रहने का सिस्टम जो है उस पर भी आपको कोई रोक नहीं लगा सकता। उसके बाद आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अगर कोई गलती आपने की है, कोई गलत काम किया है, तो उसके रिगार्डिंग अपने आप के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, यानी कि आपको कन्विक्ट किया गया है,
यानी कि आपको किसी गलत काम के लिए पकड़ा गया है मगर वो गलत काम आपने किया ही नहीं है, तो उसके लिए आप आर्टिकल 20 का उदाहरण देके जो है अपने लिए प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। यानी कि किसी गलती के लिए आप अपने लिए प्रोटेक्शन, यानी कि आपने जो गलती की ही नहीं है तो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 30 जो है ये हमें बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। उसके बाद पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हर किसी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो ये सिलेबस में होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो वो याद रखना, उनको पढ़ना। आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये इम्पॉर्टेंट है, हर किसी एग्जामिनेशन के सिलेबस में होता है ये। जो भी पोस्ट निकलेगा उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया होगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है? पहला आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो होते हैं उनको फॉलो करना है स्टेट के ज़रिए से, यानी कि स्टेट को फॉलो करना पड़ता है उन पॉलिसीज़ को, उन जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड पॉलिसीज़ होती है उन पॉलिसीज़ को स्टेट को फॉलो करना पड़ता है। ये आर्टिकल 39 हमें बताता है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर अभी निकाला कि जीएसटी लागू करना है, तो जीएसटी तो लागू करना है, यानी कि फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हर स्टेट को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का है ये आर्टिकल 39 में आता है। उसके बाद 41 राइट टू वर्क, यानी कि काम करने का हक, एजुकेशन का हक, ये कहाँ पर आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। पब्लिक असिस्टेंस यानी कि पब्लिक की मदद करना कुछ केसेस में, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस यानी कि पब्लिक को असिस्ट करना कुछ केसेस में। उसके बाद आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एट्सट्रा फॉर वर्कर्स के लिए वेजेस, लिविंग वेजेस जो होते हैं यानी कि उनके रहन सहन के लिए कुछ खर्चा पानी, तो उसके लिए आर्टिकल 43 है। ये किन के लिए होता है? वर्कर्स के लिए, जो काम करने वाले होते हैं। तो ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। उसके बाद आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, हर सिटीज़न के लिए एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म कोड का मतलब क्या है? जैसा आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर किसी के लिए सेम है, चाहे वो स्टेट होगी, चाहे वो यूटी होगी, चाहे वो मुस्लिम होगा, चाहे वो क्रिश्चियन होगा, चाहे वो हिंदू होगा। हर किसी के लिए कानून जो है, संविधान जो है वो हर किसी के लिए एक है। ये नहीं है कि किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद आता है पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। ये जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, पार्ट 4 तक हमने पढ़ा। आगे मैं आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, पार्ट्स भी इम्पॉर्टेंट पढ़ाऊँगा, यानी कि पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम जब आगे चलेंगे तो आगे भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ाऊँगा। जो इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट्स होंगे जिनमें मेन आर्टिकल्स होते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट पढ़ेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और थैंक यू। होप आपको आज का मेरा लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।